हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 9 मई 2022 के पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे और यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगाएंगे कि अब हमारी तैयारी जो है वह किस लेवल तक होनी चाहिए। ओके, चलिए तो देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि a प्लस बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 8 अंकीय संख्या जो है वह 15 से विभाज्य हो जाए। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रखा है। 8 अंक का एक संख्या दिया है, वह संख्या है 4 5। ठीक है, 4 5 2 3 2 3। इसके अलावा यहाँ पे एक वेरिएबल यूज किया है a, उसके बाद है 6 0 और b। अब इसके बारे में क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि यह जो संख्या है वह 15 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो आपको बताना इस क्वेश्चन में कि a प्लस बी का अधिकतम मान क्या होगा। तो a प्लस बी का अधिकतम मान कब निकलेगा? जब हम a का भी अधिकतम मान ले और b का भी अधिकतम मान ले, तभी तो a प्लस बी का अधिकतम मान निकलेगा। तो यहाँ से हमें वैल्यू पता करना है a और b का, और वह भी मैक्सिमम वैल्यू। पहली चीज़ देखिएगा, 15 से, इसके बारे में क्या बोल रखा है कि यह 15 से विभाज्य है, 15 से कटेगा। तो 15 से वही संख्या कटता है जो 5 से भी कटे और 3 से भी कटे। अब 5 से वही संख्या कटेगा जिसके अंतिम में 0 हो या फिर 5 हो, यानी कि जो लास्ट का अंक है यानी जो b का वैल्यू है वह या तो 0 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है। तो हमें अधिकतम मान लेना है, यानी b का हम मान क्या लेंगे? b का मान हम 5 लेंगे। अगर b के स्थान पर 5 होगा तो यह वाला संख्या जो है वह आपका 5 से पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, 15 से वही कटेगा जो 5 से कटे और 3 से कटे। अब हमें 3 से चेक करना है, यह वाला जो संख्या होगा जब लास्ट में हम 5 लेंगे तब तो यह आपका 5 से कट जाएगा। अब बाकी जो संख्या बचा है उसको हमें 3 से काटना है। तो 3 से कटने का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा वही संख्या 3 से कटेगा। तो सभी के अंकों को जोड़िए। b के स्थान पर क्या लिए? 5। तो 5 प्लस 0 5 और 6 11, 3 14, 2 16, 5 21 और 4 25। 25 में हम क्या जोड़े? a के स्थान पर हमें वही वैल्यू लेना है। 25 में हम अधिक से अधिक क्या जोड़े कि संख्या 3 से पूरी तरह से कट जाए? तो अधिक से अधिक हम a के स्थान पर 9 ले सकते हैं, सबसे बड़ा एक अंक का संख्या 9। तो 9 लेंगे तो 25 और 9 हो जाएगा 34, यानी कि यह आपका 3 से नहीं कटेगा। अगर हम 8 लेते हैं तो 25 और 8 हो जाएगा 33, यानी a के स्थान पर 8 रखने पर यह जो संख्या होगा वह आपका 3 से कट जाएगा, और 5 से तो कट रहा था। यानी a के स्थान पर अधिक से अधिक हम क्या ले सकते हैं? 8 ले सकते हैं। तो अब बताइए कि a प्लस बी का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? 13। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का वह आपका विकल्प बी यानी कि 13 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या सोचना था कि हम अधिक से अधिक b के स्थान पर क्या वैल्यू रख सकते हैं और a के स्थान पर क्या वैल्यू रख सकते हैं। b के स्थान पर अधिक से अधिक आपको 5 लेना पड़ेगा और a के स्थान पर अधिक से अधिक 8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोला है कि पाइप ए किसी टंकी का 50% 4 घंटे में। पाइप ए जो है 50% 4 घंटे में, यानी पूरी टंकी को कितने घंटे में भरेगा? 8 घंटे में। 50% का मतलब आधा टंकी 4 घंटा में, तो पूरा टंकी ए भरेगा 8 घंटे में। आगे, और पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटे में, और पाइप बी को समय लगता है पूरी टंकी को भरने में कितना घंटा? 12 घंटा। अब क्वेश्चन पूछा है कि दोनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेगा। हमने नल और टंकी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है। ए 8 घंटा में, बी 12 घंटा में, दोनों मिलकर कितने समय में? तो सबसे पहले टंकी का क्षमता निकालेंगे दोनों को एलसीएम से। तो 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 24। 24 में 8 से भाग करिए 1 घंटा में 3 लीटर, 24 में 12 से भाग करिए 1 घंटा में 2 लीटर। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि दोनों मिलकर इस टंकी को कितने समय में भरेगा। तो टंकी का क्षमता 24 लीटर और भरना दोनों से है, तो दोनों 1 घंटा में कितना भरेगा? 5। तो 24/5 कर दीजिए। पूर्णांक में ले जाइए, 5 चौके 20, 4 पूर्णांक 4/5 घंटा होगा। अब 4 घंटा तो ठीक है, लेकिन बाकी जो बच गया है उसको आप मिनट में कन्वर्ट करिए। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितना से गुना करेंगे हम? 60 से। 5 से 12 पंचे 60, यानी कि 12 चौके 48। तो 4 घंटा 48 मिनट, विकल्प 4 जो है यह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पाइप और सिस्टर्न, नल और टंकी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया गया था और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ही आपका पूछा गया था। ओवरऑल जो आपका 35 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछा गया है उसमें से 30 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। ठीक है, थोड़ा कॉमन सेंस का आपको उपयोग करना था और इस 30 क्वेश्चन को आसानी से आपको बनाना था। जब बारी बारी से आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप इन चीज़ों को समझ पाइएगा। ओके, और आखिरी के 5 जो क्वेश्चन था आपका उसमें हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल जो क्वेश्चन आपका
पूछा गया उसको एज इट इज हम लेकर के आपके सामने आए हैं ताकि आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन ना दिखे। यहाँ देखिए क्या बोला है, दी गई भिन्न में से कौन सा भिन्न 1/2 से कम है, आधा से कम। अच्छा, आधा को क्या हम 0.5 बोल सकते हैं? हाँ सर बोल सकते हैं। तो हमें ऐसे भिन्न को ढूंढना है जिसका वैल्यू 0.5 से कम हो, आधा से कम यानी 0.5 से कम। देखिएगा क्या करेंगे, हम दशमलव डालेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 15 पंचे 75, 5 यानी कि इसका वैल्यू तो आधा से ज़्यादा आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 पॉइंट डालेंगे, कितना हो जाएगा 122, 10 21 पंचे 105 यानी इसका भी वैल्यू आपका 0.5 से ज़्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए अगर हम 0 पॉइंट डालते हैं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, जैसे ही दशमलव डालेंगे यहाँ पे 0। अब 31 पंचे नहीं, 31 का पहाड़ा 4-5 बार नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि 31 पंचे कितना हो जाएगा 155, यहाँ पे 150 है यानी इसी का वैल्यू क्या है 1/2 से आपका कम है। हर एक क्वेश्चन आपका लॉजिकल पूछा गया है तो थोड़ा सा लॉजिक का उपयोग करके और हम लोग अपना आंसर जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम अक्सर ही लेकर के आते रहते हैं और बिल्कुल भी आप कन्फ्यूजन में न रहे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको कराया गया है, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन CBT 2 के अंदर पूछा गया है उसमें से कोई भी क्वेश्चन इस तरह का नहीं था जिसका एनालिसिस, जिसको पहले आपको पढ़ाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है। जो लोग भी रेगुलर क्लास करते हैं, हमारा मैथ्स वाटिका के साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखते हैं यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू 2 + √3 बट्टा 2 - √3 है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? x के वैल्यू को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? 2 + √3 है तो 2 के लिए क्या हम √4 लिख सकते हैं? हाँ सर लिखा जा सकता है। 2 का मतलब क्या होगा? √4 ही तो होगा। अरे √4 के लिए अगर हम 2 लिखते हैं तो अगर ज़रूरत पड़े तो 2 के लिए हम √4 भी तो लिख सकते हैं। तो 2 के जगह क्या लिखे? √4 और प्लस क्या है? √3 और बट्टा में क्या है? √4 - √3। इसका परिमेयकरण कर लो आप। कितना दफ़ा हम पढ़ा चुके हैं इस चीज़ को, जैसने ऊपर वैसने नीचा, केवल बीच का साइन चेंज। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, एक बार दोनों वैल्यू को जोड़ते हैं तो 4 और 3 7 और एक बार इस दोनों का गुना करते हैं 2 रूट के भीतर। तो 4 तिया 12, 2 रूट के भीतर क्या होगा? 2 रूट के भीतर आपका हो जाएगा 12। आगे देखिए ऊपर में अगर प्लस है तो इसके बीच में प्लस दीजिए और ऊपर में माइनस है तो इसके बीच में माइनस। और एक काम और करना होता है, बट्टा में वर्गों का अंतर। तो √4 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, 4 और 3 में अंतर 1 का, बट्टा में 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। यानी कि यहाँ पे जो डाटा दे रखा है ना, x का जो मान दे रखा था उसका वैल्यू आया 7 + 2 √12 और हमें बताना है x - 7 के स्क्वायर का वैल्यू। तो x के जगह हम क्या लेंगे? x के जगह हम लेंगे 7 + 2 √12। ठीक है, यह वैल्यू किसका हो गया? x का। तो x के जगह x का वैल्यू माइनस दे रखा है 7 तो कर लीजिए 7 और इसी का करना है स्क्वायर। बस क्वेश्चन हमारा सोल्व। +7 - 7 कैंसिल, 2 √12 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √12 का स्क्वायर करेंगे 12, 12 चौके 48। सिंपल हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन CBT 2 का पूछा गया था तो थोड़ा सा तो आपका कुछ डिफरेंट पूछेगा ही ना, थोड़ा सा तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। बट यह जो पार्ट था इसको हम लोग बार बार देखते आ रहे थे, बस इसी में x - 7 का होल स्क्वायर करना था। x का वैल्यू इसका परिमेयकरण करने पर पता लग गया, माइनस किए 7 स्क्वायर किए, वैल्यू आपका कितना आ गया? 48। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें इसे सरल करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा यह भी क्वेश्चन है आपका। 25 का वर्गमूल निकालना है तो 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 और 2 अंक के बाद दशमलव है, वर्गमूल करेंगे तो 1 अंक के बाद दशमलव, तो इसका वैल्यू आपका निकल गया। आगे देखिए 2 गुने इतना है तो 49 का वर्गमूल क्या होगा? 0.07। 49 का वर्गमूल आपका 0.07, 49 का वर्गमूल 7.2 अंकों के बाद, क्योंकि 4 अंक के बाद है और इसमें 2 से गुना करेंगे, 7 दूना 14 यानी कि 0.14, यही वैल्यू होगा इसका। इसका वर्गमूल इतना और आगे 2 लगा हुआ है तो 2 से गुना करेंगे। अच्छा, यह दोनों क्या है? यह दोनों प्लस में है, यहाँ पे इस दोनों को प्लस करना है और इसका जो वैल्यू आएगा उसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू 0.3, 9 का वर्गमूल 3 और फिर 3 से गुना तो 3 तिया 9 यानी 0.09। यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 1 अंक के बाद दशमलव, गुना करेंगे तो गुना में दशमलव जोड़ के लिखते हैं। और इसको क्या करना था? घटाना था, घटा लीजिए। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो 0 देंगे, 0 + 4 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 14 - 9 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हासिल यहाँ से गया है 4, 4 में 4 और 1 कितना? 5, ऊपर तक जोड़ना है, इस वाले वैल्यू को घटाना है, पॉइंट यहाँ पे 0.55। फिर से देखिएगा ऊपर वाले दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 4 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, अगले में से हासिल 14, 14 में से 9 माइनस करेंगे 5, अब यह बचा 4, 4 और 1 5, प्लस करना है, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 यानी 0.55। विकल्प 3 जो है वह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन दे रखा है, हमें माध्यिका ही निकालना है इस बार, ठीक है, माध्यिका ही निकालना है। बट क्वेश्चन को गौर से देखिए किस फॉर्म में पूछ दिया, माध्यिका ही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा। डाटा दे रखा है आपका a, इसके अलावा a/2, ठीक है, इसके अलावा 2a/3, a बट्टा यहाँ पे है a/4 है, और इसके अलावा यहाँ पे दे रखा है आपका 3a/5, और इन सब का जो माध्यिका है, मीडियन है, माध्यिका दे रखा है इन सब का 6। हमें क्या बताना है, a का मान बताना है, a/2, 2a/3, a/4, 3a/5। अच्छा, हमने आपको पहले भी बताया है कि माध्यिका निकालने के लिए क्या करना होता है, संख्याओं को आरोही क्रम में सजाना होता है। आरोही क्रम में संख्या को सजाने के बाद जो बीच का संख्या होगा वो माध्यिका होगा। लेकिन जिस फॉर्म में डाटा दे रखा है उस फॉर्म में तो हम लोग इसको अरेंज नहीं कर पाएंगे, अरेंज करना मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ पे संख्या बड़ा कौन है और संख्या छोटा कौन है। तो हम एक छोटा सा काम करेंगे। देखिए हम क्या करेंगे कि a का वैल्यू खुद से कुछ भी एज्यूम अभी करेंगे, सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो a का वैल्यू ऐसा लेते हैं जो 2 से 3 से 4 से 5 से सबसे कट जाए, तो ऐसा वैल्यू 60 होगा। तो a की जगह 60, तो यह वैल्यू क्या रह जाएगा, 60। अच्छा, a की जगह 60 लेंगे तो 60/2, यह वैल्यू क्या हो जाएगा, 30। a की जगह 60 तो 60 दूना 120/3 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। a की जगह 60 तो 60/4 क्या होगा, 15, और 180/5 कितना हो जाएगा, 36। हमने क्या किया कि a का वैल्यू अपने मन से 60 ले लिया। ऐसा वैल्यू लेंगे जो 2, 3, 4, 5 सबसे कटेगा, ताकि हम यह चेक कर सके कि इसमें कौन वैल्यू बड़ा है और कौन वैल्यू छोटा है। बाद में तो फिर से हमें a का वैल्यू निकालना था। अब कंपैरिजन हो गया। देखिए सबसे छोटा कौन है, a/4, तो a/4 को सबसे पहले लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए इससे बड़ा कौन है, a/2, इसके बाद आप a/2 लिखिए। इसके बाद देखिए इससे बड़ा कौन है, 2a/3, फिर आप 2a/3 लिखिए। इसके बाद देख लीजिए इसके बाद 40, इससे पहले हम किसको लिखेंगे, इससे पहले हम लिखेंगे इसको 3a/5 को, 3a/5। उसके बाद 36 के बाद 40 तो 2a/3, ठीक है। और लास्ट में जो सबसे बड़ा वैल्यू है यानी कि a। अब यहाँ पे जो संख्या दे रखा था उसको हम लोगों ने आरोही क्रम में सजा लिया, छोटा संख्या पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, अंत में सबसे बड़ा। अब इसके बेसिस पर बताइए माध्यिका क्या होगा। सर माध्यिका तो बीच वाला संख्या होता है, यानी कि 3a/5 ही इसका माध्यिका होगा, जबकि क्वेश्चन में माध्यिका क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, यानी 3a/5 का वैल्यू 6। काटिए 3 दूना 6, a का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 पंचे 10, a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 10। विकल्प 4 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। a का मान जो हम लोगों ने पहले माना था उसकी मदद से हम लोग क्या किए, केवल उसके मदद से हम लोग केवल जो है वह अरेंज किए हैं संख्याओं को आरोही क्रम में, ठीक है। वह a का हमारा एग्जैक्ट मान नहीं था, हम जिस तरीके से आपका व्यंजक दे रखा था उसमें हम लोग संख्याओं को आरोही क्रम में नहीं सजा पा रहे थे, इस वजह से हमने एक ऐसा वैल्यू एज्यूम किया जो सबसे कटने वाला हो। यहाँ पे देखिए 11, 15, 20, 30 प्रत्येक में से k जो कि 0 से बड़ा है घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती होता है। तो 2k+2 और 3k² का मध्यानुपाती क्या होगा, हमें इसका मध्यानुपाती निकालना है, ठीक है, 2k+2 और 3k² का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 11, 15, तो आप लिखिए 11/15, ठीक है, बराबर क्या बोला है, 20/30। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि यह समानुपाती हो जाए। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर कोई 4 संख्या जैसे ABCD है तो यह समानुपाती तब होगा जब A/B बराबर C/D हो जाए, ठीक है, A/B बराबर C/D हो जाए। तो A/B बराबर C/D हो गया, मतलब कि यह समानुपाती हो गया, मतलब दोनों अनुपात बराबर हो गया। अब हमसे यह पूछा है कि दोनों को समानुपाती करने के लिए इस प्रत्येक में से क्या घटाए, तो प्रत्येक में से क्या घटाए कि समानुपाती हो जाए। तो प्रत्येक में से बारी बारी से आप अंक घटा के देखिए, आप 5 घटा के देखिए, 11 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 15 में से 5 घटाइए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 3 दूना 6, और यहाँ पे नहीं कटेगा, 2 से काटिएगा 3, और यहाँ पे क्या होगा 5, इसका वैल्यू 3/5 आ जाएगा। प्रत्येक में से 5 घटाइए तो ऊपर में 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 25, 5 से काटिए, 5 दिया 15, 5 25, 3/5, इधर भी 3/5, इधर भी। कब आया, जब प्रत्येक में से हम 5 घटाए। तो यही संख्या हमें यहाँ पे सोचना था। हम बारी बारी से सभी संख्या को घटा के देखेंगे, 0 से बड़ा संख्या कोई भी। 1 घटाएंगे 10 होगा और 14 होगा, 10/14, यानी कि यहाँ पे 5/7। इस तरफ घटाइए 1, 19/29, बराबर नहीं हुआ। फिर 2 घटाएंगे 9 बट्टा कितना हो जाएगा 13, 2 घटाएंगे 18 बट्टा कितना होगा 28, तो 18/28 काटेंगे तो यहाँ 9/14 हो जाएगा, मतलब समानुपाती नहीं है, तो नहीं हुआ। तो उसी तरीके से बारी बारी से संख्या हम घटा के देखेंगे, ओके।
चलिए 5 तक जनरली नहीं जाता है, आपका 1 2 3 घटाने पर भी समानुपाती हो जाएगा। अब यहाँ से k का वैल्यू निकल गया, क्या बोला था, प्रत्येक में से k घटाने पर समानुपाती होता है, तो k का मान कितना हो गया 5। अब क्वेश्चन में यह पूछा है कि 2k + 2, देखिए 2k + 2 और इसके अलावा दूसरा संख्या क्या है 3k², इसका मध्यानुपाती क्या होगा। तो 2k + 2 का वैल्यू क्या होगा, k के स्थान पर 5 रखिए तो 5 दूना 10 और 2 12, एक संख्या 12 हो गया। k के स्थान पर 5 रखिए 25 × 75, दूसरा संख्या 75 हो गया। इसका मध्यानुपाती होता है √AB, तो 12 × 75, 75 के लिए क्या लिख सकते हैं 25 × 3 लिख सकते हैं। वर्गमूल निकालिए, 12 × 36 का वर्गमूल 6, 25 का वर्गमूल 5, 6 × 5 = 30, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका देखिएगा, बोला है A से B तक 74 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है और B से A तक उसी मार्ग में 111 किलोमीटर। इस दो तरफा यात्रा के दौरान उसका औसत चाल क्या होगा। तो किसी भी समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो कुल यात्रा में औसत चाल बराबर होता है 2AB / A + B। इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो कई दफ़ा हम आपको बता चुके हैं। दो समान दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया जाए तो पूरे यात्रा में औसत चाल बराबर होगा 2AB / A + B। जहाँ A के जगह पहला स्पीड और B के जगह दूसरा स्पीड, तो 2 गुने जाते वक्त स्पीड क्या है 74 गुना आते वक्त स्पीड क्या है 111। सेम दूरी है ना, एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय किया है, जाने वक्त 74 आने वक्त 111, तो 2 × 74 × 111 बट्टा A + B, इन दोनों को जोड़िए कितना होता है 4 और 1 5 और 7 और 1 8, 185। ठीक है, 2AB / A + B, एक बार इस दोनों को गुना करेंगे नीचे में जोड़ेंगे, 37 से यह कट जाएगा, 37 पंचे हो जाएगा और 37 त्रिक हो जाएगा। आगे देखिए 4 × 12 दूना 24, 24 के लिए लिखेंगे 4 हासिल 2, 7 × 21 दूना 42 और 2 कितना हो जाएगा 44, 444, 444 बट्टा 3, यह हो जाएगा आपका 88.88 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी विकल्प 1 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2AB / A + B। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से दो क्वेश्चन आपका पूछा गया है। 30 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से एक व्यक्ति भूतल पर खेल रहे एक बच्चे को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। चलिए मामला आपका कुछ ऐसा है, जब एक एंगल दे तो इस तरीके से ही बनाइए, कोण चाहे अवनमन हो उन्नयन हो, कोण आपको यहीं पे बनाना है। कितने डिग्री के कोण पे देखता है 30 डिग्री। 30 मीटर ऊंची मीनार का ऊंचाई 30 मीटर, हमेशा ऊंचाई को यहाँ पे रखना है। ठीक है, और अगर छाया वगैरह बोले तो उसका लंबाई यहाँ पे रखना है। हमसे क्या पूछा है, मीनार के पाद से यानी कि इस पॉइंट से उस बच्चे की बीच की दूरी, यहाँ पे बच्चा इसके बीच की दूरी बताना है। सिंपल सा देखिए कॉन्सेप्ट है, यहाँ 30 डिग्री होगा तो यहाँ पे कितना होगा 60 डिग्री पक्का, क्योंकि यह वाला 90 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यह तो 90 है, बाकी दोनों मिला के 90 होगा। यह 30 है तो यह 60 होगा। अगला कॉन्सेप्ट, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना 60 डिग्री के सामने की भुजा। तो 30 डिग्री के सामने की भुजा है 30, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा 30 √3। हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छी तरीके से हम बता चुके हैं, तो विकल्प 1 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इससे सिंपल क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का शायद ही पूछा जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्या है, प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या का माध्य 12 है। देखिए माध्य कितना दे रखा है, निश्चित संख्या का माध्य आपका दे रखा है 12। ठीक है, मीडियन दे रखा है 12। माध्य का मतलब क्या होता है, प्रत्येक संख्या का वैल्यू आपका 12 मान के चला जा रहा है। उनमें से एक प्रेक्षण निकालने पर भी माध्य अपरिवर्तित रहे तो निकाला गया प्रेक्षण। अब ध्यान से समझिएगा, कुछ प्रेक्षण का माध्य 12 है, माध्य कितना है 12 है, यानी प्रत्येक संख्या का वैल्यू 12 मान के चला गया। अब हमें एक ऐसा संख्या निकालना है जिससे उसका माध्य न बदले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो माध्य है उसी के बराबर वैल्यू को निकालना पड़ेगा, यानी विकल्प 4 हमारा आंसर होगा। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर निश्चित संख्या का माध्य अगर बोला जाए कि 15 है, अब हमें एक ऐसा संख्या निकालना है जिससे माध्य अपरिवर्तित रहे, तो हमें किसको निकालना पड़ेगा 15 को ही निकालना पड़ेगा, माध्य के बराबर वैल्यू ही निकालना पड़ेगा। अगर बोला जाए कि किसी संख्याओं का निश्चित संख्याओं का औसत 40 है, अब इसमें से एक संख्या हटाना है और ऐसा संख्या हटाना है जिससे औसत में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो हमें किसको हटाना पड़ेगा 40 को ही हटाना पड़ेगा, ताकि प्रत्येक संख्या के वैल्यू में एक एक की कमी हो जाए। आगे चलिए अगला देख लीजिए क्वेश्चन, इसको भी हमने एज प्रॉब्लम में कई दफ़ा बताया है। ठीक है, एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन में यह क्वेश्चन हम लेकर के आते ही हैं। बोला किरण की शादी 20 वर्ष पूर्व हुई थी और किरण की आयु उसके शादी के समय की आयु का 11/7 गुना। शादी के समय, ठीक है, किरण का जो आयु है वह मैरिज के टाइम और प्रेजेंट टाइम का कितना है 7/11 गुना। प्रेजेंट टाइम और मैरिज टाइम, ठीक है, का क्या है 11/7,
मैरिज के टाइम का आयु क्या होगा, कम होगा, वर्तमान आयु क्या होगा, ज़्यादा होगा। चूंकि अभी चर्चा कर रहा है तो शादी के बाद चर्चा कर रहा होगा, तो वर्तमान में ज़्यादा आयु और शादी के समय कम आयु। यह है वर्तमान आयु, यह है शादी के समय का आयु। अब गौर से देखिएगा क्या बोला है, किरण की शादी कब हुआ था, 20 साल पहले। ध्यान से देखिएगा, 20 साल पहले किरण का शादी हुआ था। अनुपात में देखिए तो कितना साल पहले, 11 साल की अभी है और 7 साल में शादी की है, यानी 4 साल पहले। तो यह 20 जो है अनुपात 4 का मान है, 4 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान निकलेगा। बोला है अब से 10 साल बाद किरण की आयु क्या होगी, तो किरण की वर्तमान आयु निकालिए। वर्तमान आयु कितना, 11, 4 पंचे 20, 11 पंचे 55। किरण का वर्तमान आयु 10 साल बाद, तो 55 और 10 कितना हो जाएगा, 10 साल बाद 55 और 10 65 हो जाएगा। क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, 20 साल पहले शादी हुई थी। यहाँ पे देखिए अनुपात में शादी के समय 7 साल की थी, वर्तमान अभी 11 साल की है, शादी के समय 7 साल की थी, यानी अनुपात 4 साल पहले, जबकि रियल में 20 साल, यानी 20 साल अनुपात 4 का मान है। 4 से भाग करेंगे अनुपात 1 का मान, जिसका मान देगा उससे भाग और जिसका मान पूछेगा उससे गुना। वर्तमान आयु निकालना था, 11 से गुना किए, वर्तमान आयु निकाल लिए। उसके बाद बोला है 10 साल बाद की आयु, तो 10 इसमें हम लोग प्लस कर दिए। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में आइए। यह क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, और अगर आपने हमसे टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा तो मजदूरी का जो बंटवारा वाला क्वेश्चन है, इसमें 100% क्वेश्चन आपको कराया गया होगा और 3-3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का आपको कराया गया होगा। ठीक है, बोला क्या है कि ए और बी किसी कार्य को 18,750 रुपये में करने का ठेका लेता है। यानी काम ए और बी लिया है 18,750 में। ए इस काम को 20 दिन में और बी इस काम को 30 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से वे इस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो सी को इस काम के बदले में कितना भुगतान होना चाहिए। देखिए, काम ए बी सी तीनों किया है, ए का डे दे रखा है कितना, ए पूरा काम 20 दिन में करता है, तो ए 8 दिन में कितना काम करेगा, 8/20, इतना काम ए कर लिया। बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो यह 8 दिन में कितना काम करेगा, 8/30। और सी के बारे में हमें यह नहीं पता है कि सी पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। जनरली इस तरह का क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, जिस वर्कर का मजदूरी पूछा जाएगा उसका डे आपको नहीं देगा। तो ए काम किया है 8 दिन, तो 8/20, बी काम किया है 8 दिन, तो 8/30। और चूंकि हमें पता है कि वर्कर यहाँ पे ए बी और सी ही है, तो ए और बी जितना काम कर लेगा उसके बाद जो काम शेष बचेगा उसको सी करेगा। तो ए और बी का काम हम निकाले हैं, दोनों को जोड़ते हैं, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2/5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा आपका 15। दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद वैल्यू क्या आएगा, 5 और 15 का एलसीएम 15, 5 तिया 15, तो 2 तिया 6 और 4 10, 10/15, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2/3 भाग काम, 2/3 भाग काम कौन कर लिया है, ए और बी मिलकर। तो शेष कितना, 2/3, यानी 3 में से 2 काम हो गया, तो बचा कितना, 1, यानी 1/3 भाग काम शेष बचा हुआ है, जिसको पक्का कौन किया होगा, सी किया होगा। तो सी का मजदूरी कितना हो जाएगा, 18,750 का 1/3, क्योंकि सी ने 1/3 ही काम किया है। 3 से काटिए, 3 छक्के 18, 3 दूना 6, 3 पंचे 15, यानी 6250 रुपये। विकल्प 3 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो व्यक्ति जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। ए 8 दिन काम करता है 8/20, बी 8 दिन काम करता है 8/30, दोनों मिला के 2/3 काम कर लिया, काम शेष बचा 1/3। यही काम किया होगा सी, चाहे जितने दिनों में करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम कितना किया सी, 1/3, तो कुल मजदूरी का 1/3 भाग कौन ले लेगा, सी ले लेगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिएगा, बोला है दो संख्याओं का योगफल 72 है, संख्याओं में 3:5 का अनुपात। देखिए योगफल कितना है, 72, अनुपात में 3:5। यहाँ पे योग कितना, 8, 3:5, मतलब संख्याओं का योग अनुपात में कितना, 8, रियल में कितना, 72। जो दे रखा है उससे करिए भाग। पूछा क्या है, संख्याओं में अंतर, 3 और 5 में अंतर कितना का, 2 का, यानी कि 2 यूनिट का मान पूछा है ना, 2 अनुपात का मान पूछा है। सोल्व करिए, 8 9 72, 9 दूना 18। विकल्प 1 जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। योगफल 72, यहाँ से योग कितना होगा, 8, यानी 72, 8 यूनिट का मान है, 8 से भाग करेंगे 1 यूनिट का, 1 अनुपात का मान निकलेगा। संख्याओं में धनात्मक अंतर, तो 5 और 3 में अंतर कितना का, 2 का, अनुपात 1 का मान 9, तो 2 का मान 9 दूना 18 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, यहाँ पे देखिएगा क्या दे रखा है। बोला है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो देखिएगा हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1/2 क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो ऊंचाई हम लिए x, तो आधार कितना हो जाएगा, x + 6। यही तो बोला है, आधार की लंबाई ऊंचाई से 6 अधिक, तो ऊंचाई x, तो आधार x + 6, क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, जबकि दे रखा है 108। सोल्व करिए, x + 6 × x का वैल्यू कितना है आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 × 108 यानी कि 216। अब आप क्या करिए कि ऐसा दो संख्या चुनिए जिसको गुना करने पर आपका कितना आ जाए, 216, और उसके बीच में 6 का गैप, क्योंकि x से अगला जो वैल्यू है वो 6 ज़्यादा है। तो ऐसा संख्या 12 और 18 है। ऐसा संख्या क्या है, 12 और 18 है।
तो यहाँ पे वैल्यू आपका क्या मिलेगा 18 और यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा 12, यानी ऊंचाई 12 और आधार कितना 18। देख लीजिए 12 गुने 18 करके देख लीजिए 216 आपका हो जाएगा। पूछा क्या हम लोगों से, आधार की लंबाई ज्ञात करिए, आंसर आपका क्या होगा 18, ऊंचाई पूछता आंसर क्या होता 12। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिएगा क्या बोला है, बोला है किसी घन के विकर्ण की लंबाई 12। घन का विकर्ण क्या होता है सर, घन का विकर्ण होता है √3 × a, जबकि दिया कितना है 12। क्या 12 को हम √3 से काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। कितना बार में 4√3 बार में। 12 को 4√3 बार में कैसे काट सकते हैं, 12 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या 4 गुना √3 गुना √3। हाँ सर लिख सकते हैं, 4 गुना √3 में √3 से गुना करेंगे 3, 4 या 12, यानी अब इसमें √3 से भाग करिए तो 1 √3 से क्या होगा, 1 √3 कैंसिल, क्या बचेगा 4√3 बचेगा। तो a का वैल्यू 4√3 हो गया। अब क्या पूछा है हम लोगों से पूछा है घन का आयतन क्या होगा। तो आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यूब, तो 4√3 यही तो भुजा है, इसी का कर लीजिए क्यूब। 4 का क्यूब 64 और √3 का क्यूब क्या होगा 3√3 हो जाएगा। √3 का क्यूब क्या होगा 3√3 हो जाएगा। √3 का क्यूब मतलब √3 गुना √3 गुना √3 यानी 3√3। 64 तिरिक 192, 192 √3, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में आइए, देखिएगा क्या है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। तो r का वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब 27। बस क्वेश्चन सोल्व, 3 नमा 27, 9 दूना 18, पाई विकल्प 1 जो है ये आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन आपका उसी तरीके का पूछा गया है। बोला है k का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिससे 6 अंकों वाली संख्या 24, 31, 2 के 24, यहाँ पे देखिएगा 24, 31, 2 के, यह वाला जो संख्या है वह 6 से विभाज्य है। यह वाला संख्या 6 से विभाज्य है। तो हम लोग को क्या बताना है k के स्थान पर, है ना, अधिकतम मान k का अधिक से अधिक क्या मान रख सकते हैं। पहली चीज कि 6 से जो संख्या कटेगा, 6 से जो संख्या कटेगा वह पक्का सम संख्या होगा, कभी कोई विषम संख्या 6 से नहीं कटेगा। तो k के स्थान पर क्या रख सकते हैं, अधिक से अधिक 9, तो 9 नहीं रख सकते हैं। क्या लेंगे 8 लेंगे या 6 लेंगे या 4 लेंगे या फिर 2 लेंगे। अधिक से अधिक तो 8 रखना है। तो 8 रखने पर क्या यह 6 से कटेगा, 6 से वही संख्या कटता है जो 2 और 3 दोनों से कटे। तो अगर हम 8, 6, 4, 2 लेंगे तब तो 2 से कटेगा, तो केवल 3 से चेक करना है। तो रखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 3 से नहीं कटेगा, 8 नहीं रख सकते हैं। 6 रख के देखिए 2, 4, 6, 6, 3, 9, 1, 10, 2, 12 और 6, 18। के का स्थान पर अगर के के स्थान पर अगर हम 6 लेते हैं तो उस केस में यह संख्या आपका 3 से कट जाता है और अंतिम में 6 है तो 2 से भी कटेगा, मतलब 6 से विभाजित हो जाता है। तो अधिकतम मान क्या हो जाएगा आपका, अधिकतम मान यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अभी हमने 9 मई के दिन जो आपका एग्जाम हुआ था उसके पहले शिफ्ट के आधे क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का जो आधा क्वेश्चन था उसका डिस्कशन यहाँ पे हमने किया है। बाकी बचे आधे क्वेश्चंस के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। इन क्वेश्चन को देख करके आप एनालिसिस जरूर करिएगा कि आपका तैयारी जो है अभी किस लेवल पर है। और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस लगातार आपको सेट प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। लगातार क्वेश्चन से आपका मुठभेड़ होते रहना चाहिए, तब जा करके जो चीज़ें हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।